नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल निबंध कविता क्या है। साथियों, निबंध कविता क्या है लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आज हम इस वीडियो में निबंध कविता क्या है के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करने वाले हैं। आपके लिए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जो है आपके सामने लेकर आए हैं हम। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कविता क्या है के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है साथियों, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में व कब प्रकाशित हुआ था। तो कविता क्या है निबंध जो है सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP आप इसको लगा सकते हैं, आपको याद रखना है अच्छे से इसको। दूसरा प्रश्न है, कविता क्या है निबंध में कुल कितने खंड है। तो कविता क्या है निबंध में कुल 13 खंड या 13 भाग हैं, जिन्हें अलग अलग नामों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है। तो कविता क्या है निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जहां पर हिंदी साहित्य जो है हमारा अगर लगता है पोर्शन, तो वहां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कथन किस रचना से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और पुनः आ सकता है, आपको ध्यान रखना है इसको। तो यह जो कथन है हमारा निबंध कविता क्या है उससे लिया गया है, उससे उद्धृत है, और इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोनों प्रकार से प्रश्न जो है हमारा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है का क्या उद्देश्य है। तो कविता क्या है में कविता का उद्देश्य है पाठक के हृदय को प्रभावित करना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कविता से पाठक के मन में किन भावों का संचार होता है। तो कविता से पाठक के मन में दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आश्चर्य आदि मानवीय भावों का संचार होता है। अगला प्रश्न है साथियों, कैसी रचना कविता नहीं हो सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस रचना में भावोत्पादकता न हो वह रचना कविता नहीं हो सकती है, ऐसा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कल्पना किसे कहते हैं। तो जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावोत्पादन हेतु तत्व संबंधी रूप एवं व्यापार का जो योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे ही कल्पना कहते हैं। यानी कि कविता में कवि जो भाव उत्पन्न करने के लिए या तत्व संबंधी रूप और व्यापार दोनों की योजना करते हैं, और वैसा का वैसा जिस प्रकार से कवि ने कविता को लिखा है, अगर पाठक भी उसे मन में ग्रहण कर लेते हैं तो उसे ही हम कल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्ति दशा लेखक ने किसे माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हृदय की जो मुक्ति दशा है उसको लेखक ने रस दशा माना है। अगला प्रश्न है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का भी हो सकता है। कथन किस भाग से लिया गया है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यह बनता है कि यह कथन जो है किस निबंध से लिया गया है या किस रचना से लिया गया है। तो लिया गया है ये कविता क्या है निबंध से। और निबंध जो है हमारी कविता क्या है उसमें भी अलग भाग जो है 13, उसमें सभ्यता के आवरण और कविता उस भाग से इस कथन को लिया गया है। तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कब तक व्यक्ति स्व के संकुचित दायरे में बंधा रहता है। जब तक कि व्यक्ति अपने निजी हानि, लाभ, सुख, दुख आदि में डूबा रहता है, तब तक वह स्व के संकुचित दायरे में ही बंधा रहता है। यानी कि जब तक मनुष्य जो है अपने हानि, लाभ, सुख और दुख को ही देखता है, तब तक वह स्वयं में
स्व के अंतर्गत ही रहता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति कब मुक्त हो जाता है? तो व्यक्ति जब अपने निजी सुख दुख, लाभ हानि आदि को भूल जाता है और केवल एकमात्र अनुभूति मात्र ही रह जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जैसे कि कबीरदास जी जो हैं हमारे, वो उन्हें को मुक्त कहा जाता है उन्हें। अगला प्रश्न है, आत्मा की मुक्ति दशा क्या कहलाती है? तो आत्मा की जो मुक्ति दशा है वह ज्ञान दशा है। यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए आपको दो प्रश्न जो हैं वो पूछा जाता है कि हृदय की मुक्ति दशा क्या कहलाती है? तो हृदय की मुक्ति दशा कहलाती है रस दशा, आपको याद रखना है। और आत्मा की मुक्ति दशा क्या कहलाती है? वो कहलाती है ज्ञान दशा। अगला प्रश्न है साथियों, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य शब्दों के माध्यम से जो कुछ अभिव्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि उसे हम कहते हैं कविता। अगला प्रश्न है, कविता की साधना किसके समान है? तो कविता की जो साधना है वह भाव योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीनों योगों के समान माना गया है। कवि के अनुसार अगर कविता की जो साधना करता है वह व्यक्ति जो है भाव योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बराबर कर्म जो है वो करता है। अगला प्रश्न है, कौन हमारे हृदय में स्थित अनेक भावों को परिष्कृत कर हमें भाव योग की दुनिया में ले जाता है? तो जगत के विविध रूपों के साथ जब सामंजस्य हम बिठा लेते हैं, तब वे सामंजस्य जो है हमारे हृदय में स्थित अनेक भावों को परिष्कृत करते हैं और हमें भाव योग की दुनिया में ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के मूल भाव कैसे हो गए हैं? तो सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के जो मूल भाव हैं वे दबते जा रहे हैं, यानी कि आच्छन्न जो हैं वो हो गए हैं। अगला प्रश्न है, कवि कर्म का मुख्य अंग क्या है? तो कवि कर्म का मुख्य अंग है मूल भावों का उद्घाटन। कवि कर्म का मुख्य अंग है, यानी कि कविता में मूल भावों को किस प्रकार से प्रकट करें और उस प्रकटीकरण को वह पाठक तक किस प्रकार पहुंचाता है, वही उसका कर्म होता है। अगला प्रश्न है, कविता हृदय को सदैव प्रभावित करने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं और मनुष्य की अंतः प्रकृति का बाह्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार करती है। यह पंक्तियां किस कवि द्वारा कही गई हैं? यह प्रश्न भी आपका बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह पंक्तियां जो हैं कही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और किस रचना में कही है? तो निबंध कविता क्या है उससे में ये कथन जो है कहा है। अगला प्रश्न है कि किसके बिना मानवीय गुणों का विकास संभव नहीं है? तो समन्वय के बिना मानवीय गुण हैं उनका विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता है, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, काव्य की दृष्टि कितने रूपों में विद्यमान रहती है? तो काव्य की दृष्टि जो है 3 रूपों में विद्यमान रहती है। पहली है नर क्षेत्र में, दूसरी है बाह्य दृष्टि में और तीसरी है समस्त चराचर जगत में। यानी कि काव्य की दृष्टि, जो भी कविता है वह लिखता है, कवि जो लिखता है उसकी दृष्टि जो है वो किन किन रूपों में रहती है? तो वह कवि जो है प्रत्येक जीव जंतु हर क्षेत्र में काव्य को या कविता को देखता है। अगला है प्रश्न कि कैसी काव्य दृष्टि है जो प्रकृति के साधारण से असाधारण रूपों में सौंदर्य देखती है तथा उसे अर्थ ग्रहण एवं बिंब ग्रहण के माध्यम से सर्वग्राह्य बना देती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्यतर जो बाह्य सृष्टि है उसमें विद्यमान काव्य जो दृष्टि है वह प्रकृति के साधारण से असाधारण रूपों में सौंदर्य देखती है और उसे अर्थ ग्रहण एवं बिंब ग्रहण के माध्यम से सर्वग्राह्य बना देती है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सच्चा सहृदय व्यक्ति कौन है? तो सच्चा सहृदय व्यक्ति जो है वह है जो प्रकृति के साधारण रूप में भी असाधारणता का अनुभव करता है, यानी कि कुरूप में भी वह सुंदरता ढूंढता है, पत्थर में भी वह फूलों का अनुभव करता है, वही सच्चा सहृदय व्यक्ति है। अगला प्रश्न है समस्त चराचर जगत में विद्यमान काव्य दृष्टि
किसमें सौंदर्य का अनुभव करती हैं, चाहे वह सुरम्य स्थल हो, बेडल स्थल हो या अनगढ़ भयंकर विकराल स्थल हो। यानी कि काव्य की जो है कौन सी दृष्टि होती है जो समस्त सौंदर्य को देखती हैं, तो वह प्रकृति के कण कण में, यानी कि कवि जो है या काव्य जो है प्रकृति के कण कण में सौंदर्य का अनुभव करती हैं, चाहे वह सुरम्य हो, सुंदर सा स्थान हो या कोई भयंकर जंगल हो, कानन हो या कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, किसमें रागात्मक सत्व की कमी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मनुष्य प्रकृति में केवल अपने सुख की सामग्री तलाश करते हैं, उनमें रागात्मक सत्व की कमी होती है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति का क्या अर्थ है? तो सौंदर्य की अनुभूति का अर्थ है अंतःसत्ता की तादात्मक परिणति। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रकृति के सौंदर्य के रूप में बिखरे काव्य में जो एक पल के लिए नहीं डूबता, तो उसका जीवन किसके समान हो जाता है? तो उसका जीवन जो है मरुस्थल के समान हो जाता है, ऐसा लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या में। आपको पूछा जा सकता है, प्रश्न याद रखना है आपको, उत्तर भी। अगला प्रश्न है, जो उक्ति हृदय में भाव जागृत कर प्रस्तुत वस्तु या तर्क की मार्मिक भावना में लीन कर देती हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह क्या है? तो वह है काव्य। काव्य ही एक ऐसी उक्ति है जो हृदय में भाव जागृत करती है, प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर देती हैं और हमें कविता के लिए उद्धृत करती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति का क्या अर्थ है? तो सौंदर्य की अनुभूति का अर्थ है अंतःसत्ता की तादात्मक परिणति। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुक्ति वह है जिसमें क्या क्या होना चाहिए? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो कहते हैं कि सुक्ति वही सुक्ति अच्छी है जिसमें अनूठापन हो, चमत्कार हो, रचना वैचित्र्य आदि हो, वही सुक्ति जो है एक सही और सफल सुक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, नाद सौंदर्य से किसकी आयु बढ़ती है? कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको कई जो हैं वो दिए जा सकते हैं, आपको याद रखना है कि नाद सौंदर्य से कविता जो है उसकी आयु बढ़ती है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध में लेखक ने अलंकार को क्या बताया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता क्या है निबंध में लेखक ने अलंकार को मात्र एक साधन माना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साधन है, साध्य है या दोनों ही हैं या इनमें से कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अलंकार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में मात्र साधन माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है वरन मन के भीतर की वस्तु है, कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह जो कथन है वह कविता क्या है निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, कृपा क्रोध आदि भावों की व्यंजना प्रायः कैसी होती हैं? तो प्रत्यक्ष होती हैं, यानी कि पशु पक्षी जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने सुख दुख, हर्ष और विषाद, कृपा और क्रोध जो है उसकी व्यंजना कर देते हैं। अगला है, अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जागते रहने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है? यानी कि इस संसार में मनुष्य जो है उसको जगाने के लिए, उसमें व्यवहार आदि करने के लिए समय समय पर सोए हुए मनुष्यों को जगाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? तो वह होती है कविता की। क्योंकि आप जब भी देखते हैं, जब भी मनुष्य जो हैं शिथिल पड़ जाते हैं अपने कर्म योग से, तो कविता ही कवि जो हैं अपने कविता के माध्यम से ही उसमें नया जोश, नया उत्साह जो है वो पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति कौन सी है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार
मनुष्य को कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति है भावात्मिकता की वृत्ति, जो उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, उसे आगे बढ़ाती है। अगला प्रश्न है साथियों, लेखक ने आत्मा की मुक्ति अवस्था किसे माना है? तो लेखक ने आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा को माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कविता कर्मण्य के कर्म क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार से करती है? तो कविता जो है कर्मण्य के कर्म क्षेत्र का विस्तार उसके भावों का प्रसार करके करती है, यानी कि उसके भावों को प्रसारित करके उसे फैलाकर उसके कर्म क्षेत्र को बढ़ाती है, विस्तारित करती है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता की साधना किसके समान है? तो वह भाव योग, कर्म योग और ज्ञान योग तीनों के समान ही है कविता की साधना करना, यानी कवि जो है भाव योगी के समान, कर्म योगी के समान और ज्ञान योगी के समान ही कर्म करता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार की दृष्टि को अधिक व्यापक और गंभीर माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समष्टि दृष्टि जो है उसे अधिक व्यापक और गंभीर माना है, यानी कि जिस कवि में समष्टि दृष्टि है वही अधिक व्यापक और गंभीर कविताएं जो हैं वह लिख सकता है, संपूर्ण चराचर जगत जो है उसको कविता में समेट सकता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने बद्ध हृदय किसे माना है? तो जो अपने लाभ हानि, सुख दुख आदि तक सीमित होता है उसे ही बद्ध हृदय यानी कि बंधा हुआ हृदय जो है उसे माना है। तो साथियों, आज हमने निबंध कविता क्या है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है उसको देखा है, उसको हल किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।